नमस्कार दोस्तों, राज राठौर एजुकेशन में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सलाहकार अमर मोदी आपका चैनल पे स्वागत करता हूं। तो मैं पिछले बार जैसे मैंने आपसे वादा किया हुआ था कि मैं आपके साथ हिंदी और हिंदी साहित्य दोनों को लेकर के आऊँगा। और हिंदी साहित्य में जो नेट वाले बेट वाले बच्चे हैं उनके लिए पेपर 2 के लिए मैं काम करूंगा और साथ ही साथ सामान्य हिंदी के साथ में मैं आपके साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न एवं उनसे संबंधित तैयारियों के लेके बात करने के लिए आया हूं। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सामान्य हिंदी में पाठ्यक्रम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पाठ्यक्रम को देखते हैं। आइए पाठ्यक्रम समझते हैं और पाठ्यक्रम हमारी जो होगी वो क्या होगी, आइए देखते हैं। ठीक है, आइए सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम। सबसे पहले विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होता है, इसकी एक सभी जितने भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं, 25 टॉपिक दिख रहे हैं, 25 टॉपिक में मैक्सिमम 25 से 30 क्लास में मैं पूरा खत्म करने की कोशिश करूंगा। 20 क्लास से 30 क्लास के अंदर में मैं पूरी टॉपिक को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। यहाँ से अगर आप हमारे ऐप से जुड़े और राज राठौर एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कीजिए और उससे हम लोग जुड़ते हैं। ठीक है, तो सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम में पहला जो टॉपिक हम लोगों का है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह से हम लोग मिलेंगे कक्षा नंबर 1 में। आज हमारी कक्षा नंबर 2 है। आपको जैसे पता होगा आज हमारी जो क्लास है वो क्लास संख्या 2 है। क्लास संख्या 1 में मैंने विराम चिन्हों को लेकर के चर्चा कर दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एक बार जाएं, उस क्लास को भी अटेंड करें। आपके पास तो अभी सुविधा है ऑनलाइन में कि आप की कोई क्लास अगर छूट गई है पहले, बाद में आप कुछ और देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप उसको पुनः क्या कर सकते हैं, आराम से उसे कर सकते हैं। आपसे स्वागत है कि आप आइए, वहाँ आइए और विराम चिन्हों के एक बार एनालिसिस कीजिए। आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य में कुल विराम चिन्हों की जो संख्या आपको दिखेगा, हिंदी में कुल विराम चिन्हों की संख्या है 20, लेकिन मौलिक तौर पर जो यूज होती है वो होती है 13 से 14। ठीक है, तो विराम चिन्ह 13-14 विराम चिन्ह है। विराम चिन्हों से एक बार अवगत हो जाइए ताकि आप हिंदी को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकें, क्योंकि किसी भी भाषा साहित्य में आप चले जाइए, किसी भी भाषा में हो, बातचीत करने के दरमियान में हो, सभी चीज़ों में विराम चिन्ह का अगर प्रयोग नहीं किया जाएगा तो भाषा का अर्थ और भाव दोनों समझ में नहीं आना है आपको। फिर हम लोग हिंदी वर्णमाला भी चलेंगे, जो बचपन से आप पढ़ते आए हैं, ओ आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ। फिर से मैं पढ़ूंगा, आपको पढ़ाऊंगा कि आखिर हिंदी वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, ये सारी चीज़ों को मैं वहाँ देखूंगा। फिर भाषा है, संज्ञा है, संधि है, लिंग है, काल है, क्रिया है, धातु है, वचन है, कारक, समास, अलंकार, विशेषण, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, संस्कृत प्रत्यय। सबसे मूल अंतर है कि है और हैं में क्या अंतर होता है, इसे भी देखेंगे। ये है और है में बहुत अंतर होता है। कई बार लोग लिखते हैं मैं राम अच्छा लड़का, राम अच्छा लड़का है। अब यहाँ है होगा या है होगा, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। ये आपको मूल रूप में वाक्य की शुद्धिकरण कराने में काफ़ी ज़्यादा हद तक मदद करेगी। फिर हम लोग देखेंगे की और की में क्या अंतर होता है। दोनों की है, एक की का प्रयोग क्या होता है, एक की का प्रयोग क्या होता है। ठीक है, जैसे माना की का प्रयोग, उसने यह काम की का प्रयोग। वाक्य और वाक्य के भेद देखेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को देखेंगे। हिंदी के मुहावरे और लौकिकताएं देखेंगे, काफ़ी अक्सर अंक पूछते हैं इससे। और समानार्थक और पर्यायवाची शब्द को हम लोग देखेंगे। ठीक है, कोशिश करना है मित्रों कि आप क्लासेस को अब्सेंट ना करें, और अगर अब्सेंट हो जाए तो प्रीवियस वीडियो को जाके अवश्य देखें, क्योंकि बहुत जल्दी मैं आपके साथ बुक भी शेयर करूंगा, PDF भी शेयर करूंगा। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम लोगों के आपस में काफ़ी होगी। और अगर आपको किसी बात की शंका होगी तो मैं आपको आने वाले समय में, मैंने वादा किया है कि हम और राठौर सर दोनों मिल करके आपके साथ संडे आस्क मी एनीथिंग का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपकी अगर कोई भी दुविधा ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या दिक्कतें उत्पन्न कर रही है आपके पास, या कुछ आप हमसे सजेशन लेना चाहते हैं या आप कुछ सलाह देना चाहते हैं, तो दोनों चीज़ों में सभी एंगल्स पे हम लोग सभी मानदंडों पे बातचीत करेंगे और सभी मानदंडों पे खड़ा उतरेंगे आपके लिए। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला अध्याय 2। ठीक है, क्लास 2 है आज, अध्याय भी 2 है आज। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला
क्या होती है हिंदी वर्णमाला, किसे कहते हैं हिंदी वर्णमाला? ये तो एक बहुत सामान्य सी छोटी सी बात है कि जब हिंदी भाषा में जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो आप भाषा लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आप लिख रहे हैं भारत लिख रहे हैं, भारत की सबसे छोटी इकाई क्या है? भारत की सबसे छोटी इकाई अगर देखा जाए तो भारत शब्द में लिखने में जो सबसे छोटी इकाई है, ध्वनि के रूप में वो प्रयोग होता है। जो भी छोटी इकाई होती है वो ध्वनि के रूप में प्रयोग होता है, जैसे भ, आ, र, त, भारत। तो ये सारी इकाई जो भ है, आ है, र है, त है, ये ध्वनि इकाई है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और ये सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि होती है, यही हमारा वर्ण है। संभवतः यह कहा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई और खंड, ठीक है, संभव जिसको नहीं, जैसे भ को हम बांट नहीं सकते, र को हम बांट नहीं सकते, खंडित नहीं कर सकते, जिसे हम खंडित नहीं कर सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बातें? वर्ण को जब हम व्यवस्थित ढंग से कर लेते हैं, वर्ण की व्यवस्था क्या होती है? अगर वर्ण की व्यवस्था देखा जाए तो वर्ण की व्यवस्था 3 स्तरों पर मानी जाती है। 3 स्तरों पर मानी जाती है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, और तीसरा, आप बताइए तीसरा क्या होगा? तो तीसरा में प्लुत होता है। ठीक है, ये प्लुत भी हम लोग देखेंगे, प्लुत क्या होता है? स्वर, व्यंजन, प्लुत। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे, आप कहेंगे कि सर स्वर और व्यंजन की मिश्रित अवस्था भी तो मौजूद है। जी बिल्कुल, मिश्रित अवस्था है। कुछ नया जानने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं ना, तो हम लोग प्लुत देखेंगे कि प्लुत कोई अवस्था है या नहीं है, प्लुत में किस तरह से बातें की जाएगी। ओके, चलिए, हिंदी उच्चारण के आधार पर अगर देखा जाए, उच्चारण के आधार पर, ठीक है, और लेखन के आधार पर, दोनों के आधार पर अलग अलग वर्णमालाओं को देखने को आपको मिलेगा। अगर हम उच्चारण के आधार पर देखें तो उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन है। आपको यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, हिंदी के उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं और 45 वर्ण है, जिसमें 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन है। लेकिन जब आप लेखन विधि में आते हैं, जब लेखन पद्धति में आप आते हैं, जब आप लिख रहे होते हैं, तो लिखने के क्रम में आपके पास कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 13 स्वर मिलेगा आपको और 35 व्यंजन मिलेगा। 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 आपको संयुक्त व्यंजन मिलेंगे। ठीक है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे आखिर स्वर में क्या है, व्यंजन में क्या है और संयुक्त में क्या है। मैंने आपको भी पहले भी कहा था कि आप चौथी अवस्था में से मान लीजिए, परंतु मैं इसे नहीं मानता। मैं मानता हूं कि जो संयुक्त वर्ण है, जो संयुक्त व्यंजन हमारी आती है, जो संयुक्त व्यंजन आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पर, ये संयुक्त व्यंजन की अवस्था ऐसी है कि बोलचाल के क्रम में तो आती नहीं है, पहली बात। और अगर आप सामान्यतः हिंदी के भाषा भाषी क्षेत्र से संबंधित हैं, तो मुझे लगता है कि अपने पूरे दिन भर की जीवनचर्या में या अपने पूरी जीवनचर्या में आप देखोगे कि आप मौखिक अधिक बात करते हो, लेखन में कम बातें होती हैं। तो लेखन के आधार पर 4 संयुक्त व्यंजन की काम आती है, लेकिन मौखिक आधार पर 4 स्वर व्यंजन काम नहीं आते। 4 हमारे जो संयुक्त व्यंजन है वो काम नहीं आते हैं। ठीक है, तो 52 वर्ण हैं, जिसमें 13 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। आते हैं, यह वर्णमाला की देवनागरी लिपि में लिखी गई, देवनागरी लिपि में लिखी गई है। देवनागरी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि देखिए वो लिपि है, ये बताया जाता है कि देवनागरी लिपि की जो ओरिजिन क्षेत्र है वो राजस्थान के पूर्वी तरफ से है, राजस्थान के पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र से है। आप देखेंगे तो ये आप जो हिंदी लिख रहे हैं, ये आर्य भाषा समूह के, किसके, इस बात को ध्यान रखेंगे, किसके? आर्य भाषा समूह के सदस्य हैं। ये आर्य भाषा समूह के सदस्य हैं, आर्य भाषा समूह के सदस्य हैं। क्या? जो आज हम देवनागरी देखते हैं, देवनागरी लिपि में हमें संस्कृत देखने को मिलता है, मराठी देखने को मिलता है, कोंकणी देखने को मिलता है, नेपाली देखने को मिलता है, मैथिली देखने को मिलता है, भोजपुरी देखने को मिलता है, इवन उड़िया भी देखने को मिलता है। आपको ये सारे जो लैंग्वेज जो आप हिंदी क्षेत्र के बेल्ट में जो आप आते हैं, जो बीमारू राज्य जिसे कहा जाता है, इस राज्य क्षेत्र में जो भी भाषा बोली जाती है, चाहे हरियाणवी बोलिए, चाहे आप खड़ी बोली बोलिए, चाहे आप अवधी बोलिए, चाहे आप ब्रज बोलिए, अब जो भाषा बोलते हैं वो सारी सारी भाषा देवनागरी के अंतर्गत ही वर्णित किए जाते हैं। देवनागरी के वर्णमाला ही उन्हें सजोते हैं, संवारते हैं। ठीक है, तो जिसकी ओरिजिन क्षेत्र क्या है? राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र, और यह आर्य भाषा समूह के सदस्यों में शामिल होते हैं। क्लियर है बातें यहाँ तक का? हिंदी वर्णमाला में री, लिरी और लिड़हे, याद रखिएगा। देखिए शब्द के उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हिंदी वर्णमाला में री, लिरी और लिही का प्रयोग नहीं किया जाता है।
कहाँ नहीं किया जाता है? हिंदी में। लेकिन जब आप मैथिली की बात करेंगे, नेपाली की बात करेंगे, कोंकणी की बात करेंगे तो री, लिरी और लिहि की बात की जाती है। लिह है वो, ठीक है, लिह की बात की जाती है। हिंदी के जो वर्ण होते हैं, हमने आपको बताया था कि सबसे जो छोटी इकाई से खंडित नहीं किया जा सकता है, उसे सामान्य तौर पर जो आम बोलचाल की भाषा में उसे अक्षर के रूप में जाना जाता है और उसका स्वतंत्र उच्चारण भी किया जा सकता है। जिसका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होगा वो अक्षर नहीं होगा, लेकिन वो वर्ण की स्थिति में शामिल होगी। इस बात को समझिए कैसे। जैसे मान लेते हैं कि मेरा नाम है अमर, इसके अ का अलग उच्चारण किया जा सकता है, मो का अलग उच्चारण किया जा सकता है, रो का अलग उच्चारण आसानी से किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं लिखूं नाम कि मैं नाम लिखता हूं नीलू, तो नौ का उच्चारण अकेला संभव है और लौ का उच्चारण अकेला बिल्कुल संभव है। इस दोनों की उच्चारण अकेला बिल्कुल संभव है। लेकिन ये हर्षिकार का, हद्रगहु का उच्चारण संभव नहीं है। जिसके स्वतंत्र उच्चारण नहीं किए जा सकते हैं वे कभी भी, उसको याद रखना है, वो कभी भी अक्षर के संज्ञात्मक व्यवस्था में नहीं आएगी, वे भाषा में आएगी, वो वर्ण में आएगी। मैं आपको पहले बताया वो वर्ण में आएगा, वो खंड में आएगा, शब्द में आएगा, लेकिन अक्षर की गिनती में वो नहीं आएंगे। वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं अगर हम देखें, वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं? वर्णमाला के मूल रूप में दो प्रकार देखने को मिलते हैं, स्वर और व्यंजन। मूल रूप में देखने को मिलते हैं, होते और भी हैं, लेकिन मूल रूप में देखने को मिलते हैं स्वर और व्यंजन, ठीक है। एक आसान सा, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो स्वर क्या है, किसे कहते हैं स्वर, इसकी संख्या कितनी है? इसकी कुल 13 संख्या हमने आपको पहले भी बताया था। हिंदी में स्वर की संख्या 13 है। किसके दृष्टि से? किसकी दृष्टि से? लेखन की दृष्टि से। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से इसकी संख्या कितनी है? उच्चारण की दृष्टि से इसकी संख्या 10 है। स्वर की संख्या 10 है, ठीक है। आप कंठ से बोल रहे हो, तालु से बोल रहे हो, ठीक है, और आप इसे बोलने के क्रम में बिना रुके बोल रहे हो। आप जैसे मान लेते हैं, आप बोलते हैं क, ठीक है, आप क को बिना रुके नहीं कह रहे हैं, आप क के साथ एक स्वर व्यंजन को लेके चल रहे हैं जो कि क्या है? कर्ण व्यंजन, ठीक है। तो अब सिंपल समझिए कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय बिना स्थानों को रुके निकलती है उन्हें स्वर कहा जाता है। जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। आ, सही, दीर्घ, ए, और जो बोले जाते हैं जैसे उच्चारण के आधार पर ओ, आर, सही, दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ, ए, औ। लेकिन लेखन की स्थिति में ओ, आर, सही, दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ, ए, औ, अंग, अह, उसके बाद री भी शामिल है। याद रखना है, री का लिखित रूप में उच्चारण में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि आप बोलेंगे नहीं सर, होता तो है, मैं पढ़ा हूँ, क्या पढ़ा हूँ कि मैं पढ़ा हूँ सर ऋषि। गुड, बहुत अच्छी बात है, आप ऋषि जानते हैं, लेकिन ये लेखन में आपको री दिखेगा। जैसे आप उसके उच्चारण लेके आ जाएंगे तो ये री हो जाएगा, ऋषि। जैसे आप लिखते हैं कि ऋतु, आप लिखते हैं ना, ऋतु लिखते हैं, ये ऋतु सही है या ये ऋतु सही है? नाम के आधार पर देखा जाए तो दोनों सही है, नाम में दोनों सही है, दोनों माना जाएगा। लेकिन अगर आप ऋतु व्यवस्था, मौसमी व्यवस्था के आधार पर देखें तो ये ऋतु सही है, ये ऋतु गलत है। लेकिन उच्चारण में हम इस ऋतु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उच्चारण में हम इस ऋतु का प्रयोग करते हैं, लेखन में हम इस ऋतु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो लेखन के विधि, लेखन जब हम लिखित रूप में बात करेंगे तो लिखित रूप में उच्चारण में री के समान उच्चारण होता है, इसलिए इसे लेखन के आधार पर स्वर मानते हुए भी उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं माना जाता। आप कहेंगे सर अंग भी माना नहीं जा रहा है, अ भी नहीं माना जा रहा है। आप कहते हो, आप लिखते हो, आप उच्चारण के आधार पर कहते हो कि स्वाहा, आप लिखते हो दुख, सॉरी हटाइए, दुख। विषय की चर्चा हो रही है बोलने में, अब बोलिए तो दुख, अब दुख नहीं बोल सकते, हक, अह का, अंगह का उच्चारण नहीं ला सकते। अब दुहुक बोलेंगे, नहीं बोलेंगे दुहुक, लेकिन आप सीधा क्या बोलेंगे? दुख। तो दुख जब हम बोल रहे हैं दुख, दुख, क्लियर हो गया, लेकिन दुख नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के आधार पर हम अंग और अह को नहीं लाते। अब कहेंगे सर अंगूर, सर अंगूर, सर अंगूर, अंगूर क्या है?
अंगूर में बिंदा आ रहा है ना सर, हम तो उच्चारण में ले रहे हैं ना सर, अंगू अंग विसर्ग ले रहे हैं ना सर, चंद्र बिंदु को तो ले रहे हैं। नहीं सर, आप चंद्र बिंदु को साधारण तौर पे डायरेक्टली नहीं लेते हो, आप इसे अंगूर कहते हो, अंगूर। आप अब बोलो क्या है ये, क्या है ये, अंगूर, ठीक है। अब बोलेंगे अगूर है सर, अगूर है। आप देखेंगे जब ग के साथ हर्षुकार लग रहा है तो हर्षुकार खुद में नौ को छिपा कर रखता है और आपको ये क्या बोलने को मजबूर कर देता है, अंगूर। क्लियर है बातें, आगे बढ़े। व्यंजन जिन वर्ण का उच्चारण करते समय स्थानों पे, कहाँ पे, कंठ में या तालु में या दंत में, कहीं पे भी रुक कर निकलती है, रुक करके निकलती है, उसे व्यंजन कहते हैं। हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि व्यंजनों के उच्चारण के प्रयोग में स्वर का मदद लेना बहुत अनिवार्य है। अगर आप स्वर का मदद नहीं लेते हैं तो आप व्यंजन शब्दों का उच्चारण कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि व्यंजन की जो 35 वर्णमाला है सबके उच्चारण स्थान अलग अलग है। आप जैसे क वर्ग को लेते हैं, क वर्ग में लेते हैं, उसके उच्चारण स्थान अलग, हम लोग उच्चारण स्थान पर भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। तो जितने क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, छ वर्ग है, जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, वो सारे के सारे हमारे व्यंजन में शामिल होंगे, जिसके उच्चारण हम अ के बिना, जिसके उच्चारण हम अ के बिना नहीं कर सकते हैं, जिसके उच्चारण हम अ के बिना नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, इसके उच्चारण हम अ के बिना नहीं कर सकते। इसमें कुल 35 व्यंजन पाए जाते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त प वर्ग तक। उसके बाद अंतहस्त आता है। अंतहस्त का मतलब होता है कि हम जब ये अंदर से आ रहा है, जिसके उच्चारण हम अंदर से करें, जिसमें हमारे कंठ है, तालु है, दंत है, इन सब का प्रयोग बिल्कुल भी ना हो, जब हम अंदर से करते हैं उसे अंतहस्त कहते हैं। य र ल व। आप कहेंगे सर ल में तो तालु का प्रयोग हुआ, तालु तो लगा, लेकिन ये फिर भी इसे हिंदी जगत के जो विद्वान हैं उसे इनमें रखा गया। उष्ण, जब हम कोई शब्द बोले और उससे ध्वनि के साथ साथ वायु की प्रवाह हो, वो सारे सब आते हैं उष्ण में। श, मूर्धन्त श, तालव्य श, दंत श, ह, ठीक है। आप एक चीज और देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन, अभी हम थोड़ी देर पहले बात संयुक्त व्यंजन की किए थे कि सर संयुक्त व्यंजन की बात किए थे कि संयुक्त व्यंजन भी है हमारे पास। छ, अक्ष, इसमें क्या क्या है, अ है, अक्ष है, ठीक है, अलग अलग है, अ अक्ष अलग अलग है। तो अक्ष, त्र में त है, र है, अ है, त्र, ठीक है। तो जब हम दो अलग अलग संयुक्त व्यंजनों को आपस में जोड़कर एक नए शब्द रचना करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। कई बार ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगा कि व्यंजन का प्रयोग तो हो रहा है और स्वर का प्रयोग उसमें है नहीं। जब हम किसी भी व्यंजन, जैसे आधा लिखना का प्रयास करते हैं, जब हम किसी भी शब्द को आधा लिखते हैं, जैसे ट हलंत, इसका क्या सॉरी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उस ट में ये ट सर व्यंजन है, ये ट क्या है, ये ट व्यंजन है। व्यंजन होने के बावजूद भी इसमें स्वर की अनुपस्थिति है। इसमें किसकी अनुपस्थिति है, इसमें स्वर की अनुपस्थिति है, अब्सेंट है, स्वर अब्सेंट है। जब स्वर की अनुपस्थिति होगी तो आपको देखने को मिलेगा कौन सा, जब स्वर रहित व्यंजन लिखने का लिए करते हैं तो उसके नीचे हलंत लगाने का प्रयोग करेंगे और हलंत लगा के वो व्यंजन तो रहेगा लेकिन स्वर रहित रहेगा। कई बार प्रश्न पूछा गया, हम आपको एमसीक्यू जब कराएंगे तो आपको दिखाएंगे वहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन नहीं है, और सारे लिखे हुए होते हैं और नीचे एक ऑप्शन रहता है उपयुक्त में कोई नहीं, और बड़े आसानी से आप उपयुक्त में कोई नहीं मार के आएंगे, क्योंकि उसमें उसके नीचे लिखा होता है। जैसे मान लेते हैं आप लिखते हैं टट्टू, ठीक है, आप कैसे लिखेंगे टट्टू, ट ट ट लिखेंगे, तो आप यहां करेंगे तो टट्टू ना हो जाएगा, ये टट्टू हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, ट लिखते हैं, फिर ट लिखते हैं, फिर ट लिखते हैं और दूर कर देते हैं टट्टू। तो ठीक है, तो टट्टू लिखते हैं, बिट्टू लिखते हैं। अब बिट्टू लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बिट्टू, ठीक है, बिट्टू लिखते हैं ना इस तरह से जी। बिट्टू, अगर ये हलंत नहीं रहा, हलंत नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, बीटटू, बीटटू, क्योंकि ट में अ आपको दिखेगा, लेकिन वही जब हलंत का प्रयोग हम कर देते हैं
जब यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, जब हम हलंत का प्रयोग करते हैं तो हलंत के प्रयोग के पश्चात आपको दिखेगा नहीं सर अब तो भाई बच गए हम। क्यों? क्योंकि ये व्यंजन तो है सर, लेकिन जब इसमें हलंत का प्रयोग हो गया तो ये ऐसे व्यंजन है जो स्वर रहित व्यंजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वर के भेद कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हमने आपको शुरुआत में भी कहा था प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जब आप किसी को बोल रहे हैं, जिस स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं। एकदम बहुत कम। अ बोलिए, अ बोलिए, बोलिए मेरे साथ बोलिए। अ कितना कम समय लग रहा है? अ, ई, उ, री, एकदम कम समय लग रहा है। जब ह्रस्व में री का प्रयोग केवल संस्कृत में तत्सम शब्दों में किया जाता है। आपने आपको कृषि बिल्कुल आसान सा। ह्रस्व स्वर वह स्वर है जिसको बोलने में मुझे कम ऊर्जा लगे, कम समय लगे, वो सारे ह्रस्व स्वर हैं। वही दीर्घ स्वर में ह्रस्व के तुलना में दुगुना समय लगता है, ह्रस्व की तुलना में दुगुना समय लगता है। और अभी आपने यहाँ देखा है, क्या देखा है? अगला प्लुत स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगेगा, इससे थोड़ा इसके अपेक्षा क्या लगेगा? ह्रस्व से दुगुना समय लगेगा। जब ह्रस्व से दुगुना समय लगेगा सर तो क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। और जब यही दीर्घ स्वर से भी दुगुना से तिगुना समय जब लगे, दुगुना से तिगुना समय जब लगे तो क्या कहलाता है? प्लुत। साधारण तौर पर आगे हम लोग अभी देखेंगे, है प्लुत पे हम लोग चर्चा करेंगे। प्लुत स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से दुगुना या ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका प्रयोग दूर में बुलाने वाले लोगों को करते हैं। सामान्य तौर पर इसका प्रयोग अ के रूप में भी करते हैं। जब हम अ लिखते हैं, अ को लिखते हैं, जब हम अ 4-5 बार अ लिखना है मुझे, तो हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। इस स्वर को दिखने, जब आप देखेंगे इस स्वर को देखेंगे तो आपको छोटी एस की तरह दिखेगा या 3 की तरह दिखेगा। छोटी एस की तरह दिखेगा या 3 की दिखेगा। जब आप कहते आ, किसी दूर वाले शब्द दूर को बुलाने के लिए आप प्रयोग करते हैं। आ, ओम राम हरे राम कहते हैं ना, हरे कृष्णा हरे राम, हरे राम, राम राम का प्रयोग कर रहे हैं। रो में बहुत ज्यादा अ जुड़ रहा है ना। आप रॉ लिखते हैं, सिंपल रॉ है, ये लिखेंगे ये क्या है? रम। लेकिन जब हम इसी को लिखते हैं ये क्या है? राम। आप इसे पढ़ेंगे रम, लेकिन आप रम, राम। और आप जब इसी को लिखेंगे 2 बार 3 बार राम का उच्चारण को लंबा करना है। आकार 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 म नहीं लिख सकते हैं आप, ये गलत है। तो आप किसका प्रयोग करेंगे? प्लुत सब स्वर का प्रयोग करेंगे। और प्लुत स्वर का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? राम को उच्चारण में ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दुविधा? हमने स्वर के प्रकार को देख लिया। अब हमें व्यंजन के प्रकार को देखना है कि व्यंजन के वर्गीकरण कितने। व्यंजन के कुल 7 वर्गीकरण में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आपने आपको कहा कि क वर्ग है, च वर्ग है, प वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है। ठीक है, तो ये सब जब वर्ग का हम प्रयोग करते हैं तो सबके अलग अलग आधार होते हैं। इसलिए प्रस्थन स्थान, प्रयत्न स्थान का मतलब क्या है? अब देखेंगे प्रयत्न स्थान का मतलब क्या है। तो प्रयत्न स्थान का मतलब है जो प्राण वायु हमारे निकल रही है, जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारी ऊर्जा जहाँ से निकल रही है, उसके आधार पर जो व्यंजन तय होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यस्थान, जहाँ से हम बोल रहे हैं। जैसे कांठ्यवर, कांठ्य व्यंजन का मतलब है हम इसके उच्चारण कहाँ से करेंगे? कंठ से, कंठ से। तालव्य व्यंजन तालु से, मूर्धन्य व्यंजन मूर्धा से, दंत व्यंजन दांत से, ओष्ठ व्यंजन होंठ से, दंतोष्ठ व्यंजन मतलब दांत और होंठ के व्यंजन से। और सबसे बड़ी बात है काकल्य, काकल्य व्यंजन अक्सर पूछा है, मैंने देखा है, 2 बार देखा है। एक बार मैंने देखा था कि MPPSC ने पूछ रखा है, MPPSC PCS पूछ रखा है इसको, काकल्य व्यंजन को, कि काकल्य व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो एकदम आंख बंद कर देना है, काकल्य व्यंजन कोई नहीं है, केवल एक है जिसको कहते हैं ह। ये ह जो है ना सर, ह
ये ह यही केवल काकल्य व्यंजन है, ह ही काकल्य व्यंजन है। बाकी अलावा कोई व्यंजन जो आपको पूरे व्यंजन की श्रेणी में दिखेगा वहाँ कहीं भी आपको काकल्य व्यंजन की उपस्थिति नहीं दिखेगी। जो ह है वही काकल्य व्यंजन है। क्लियर बातें। हम लोग इसको आगे देखेंगे। स्वर तंत्र के कंपन के आधार पर जब हम बात करते हैं तो अघोष व्यंजन कहलाता है और सघोष व्यंजन कहलाता है। हम अभी प्राण वायु के आधार पर अल्प व्यंजन है, महाप्राण व्यंजन है, प्रयत्न विधि के आधार पर स्पर्श व्यंजन है, अतःस्थ व्यंजन है, उष्म व्यंजन है। तो ये सब प्रकार है, इतने प्रकार है। आप इस प्रकार को एक बार राइट डाउन कर लीजिए बढ़िया से और फिर हम लोग उस पर एक बार चर्चा करेंगे। ठीक है। व्यंजन के वर्गीकरण के रूप में देखेंगे। प्रस्थ स्थान के आधार पर जो व्यंजन है वो 7 प्रकार के व्यंजन है और स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर जो व्यंजन है वो 2 प्रकार के व्यंजन है, अघोष व्यंजन है और सघोष व्यंजन है। प्राण वायु के आधार पर जो व्यंजन है वो अल्प प्राण है, महाप्राण है। प्रयत्न विधि के आधार पर जो वर्गीकृत किया गया है व्यंजनों का वो 3 प्रकार से। कौन कौन सा है? स्पर्श, अंतस्थ और उष्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि कंठस्थ व्यंजन क्या होता है। हिंदी वर्णमाला के जिन व्यंजनों का वर्ग का उच्चारण कंठ से किया जाता है, कहां से किया जाता है? कंठ से किया जाता है। वो सारे क्या हैं? कंठस्थ व्यंजन। और आप देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में जो क वर्ग है, पूरी की पूरी क वर्ग कंठ से बोली जाती है। तो क्या हो जाएगा? क वर्ग वाले सारे सारे कंठस्थ व्यंजन। तालव्य व्यंजन में च वर्ग वाले हैं, मूर्धन्य व्यंजन में ट वर्ग वाले हैं। ठीक है। अब देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ अर्थात तालु के द्वारा, तालु के स्पर्श से किया जाता हो वो तालव्य व्यंजन है। जैसे श, छ, ज, झ, य, छ, य। ठीक है। उच्चारण का स्थान ये नॉर्मली इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान ही होता है। मूर्धन्य व्यंजन में देखेंगे हिंदी वर्णमाला के जिन व्यंजनों का प्रयोग जीव या मूर्धा से किया जाता है। ठीक है। उसे मूर्धन्यजन्य व्यंजन कहते हैं। ट, ठ, ड, ये पूरा का पूरा जो ट वर्ग है। ठीक है। उसके बाद दंत व्यंजन जिसकी उच्चारण जीव जब दांत को स्पर्श करे। एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो आप उसमें बोलिए, आराम से मन में बोलिएगा। तो आप जब बोलेंगे तो आपको स्वतः आपको एक बार अगर आप पढ़े हुए होंगे तो स्वतः आपके मन में आ जाएगा भाई ये कहाँ से है। अब बोलेंगे ट, थ, द, ध। तो अब जो त वर्ग है तालव्य स के साथ में ल भी उसी में आता है दंत व्यंजन में। तो ये पूरा त वर्ग प्लस ल और प्लस स ये कहाँ से आता है? दंत व्यंजन में। इवन आप देखेंगे ये नॉर्मली सामान्य रूप में यूपीएससी तक पूछ रखा है इसे, यूपीएससी तक पूछ रखा, 2011 का यूपीएससी में पूछ रखा था। ठीक है। ओष्ठ व्यंजन जिसे बोलने के लिए मुझे अपने चेहरे, अपने मुख का, होंठ का प्रयोग करना पड़े वो ओष्ठ व्यंजन है। प, फ, ब, भ, म। याद रखिएगा एकमात्र ये ओष्ठ व्यंजन ही ऐसा है जो केवल प वर्ग के अलावा और किसी को शामिल अपने समुदाय में, अपने समूह में नहीं कर रखा है। इसीलिए दंथोष्ठ व्यंजन आया जिसमें व वर्ग, व को रखा गया, व। अब वो पढ़ते हैं तो काकल्य व्यंजन मैंने थोड़ी देर पहले बोला था केवल ह का प्रयोग किया जाता है। जब ह का उच्चारण किया जाए तो वो क्या कहलाता है? काकल्य। क्योंकि ह कंठ से नहीं आता, ह का प्रयोग कहां से आता है? अंदर से आता है, कंठ के थोड़े नीचे से प्रयोग होता है, इसलिए इसे काकल्य व्यंजन कहते हैं। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हमने कहा था अभी। अघोष व्यंजन है। अघोष शब्द जिसमें अ और घोष का योग बने उसे क्या कहते हैं? अघोष। ठीक है। उसे कहते हैं अघोष। जब जब हमारे स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है, जिसे बोलने मुझे कंपन ना करना पड़े, गर्दन पे, मेरे गले पे, यहाँ गले पे, कंठ में किसी प्रकार का कंपन ना हो, तो वहां जो वर्ग आता है वो सारे के सारे जो हमारे वर्ग होंगे वो अघोष वर्ग होंगे। अब ये कहाँ पे मिलेगा आपको? अघोष वर्ग किस में मिलेगा? तो जितने भी हमारे हैं, जितने भी वर्ग हैं, क वर्ग है, प वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, इन सब के जो प्रथम और द्वितीय शब्द जो होंगे क, ख, च, छ, त, थ, फ, फ, तो ये जो भी वर्ग होंगे, जो भी प्रथम और द्वितीय शब्द होंगे वो सारे के सारे हमारे अघोष कहलाएंगे। और जिनमें कंपन महसूस हो, जिसे बोलने में गले में कंपन महसूस होगी, स्वर ग्रंथियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन महसूस होगा, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? सघोष वर्ण कहलाएगा। ठीक है। अब क्या होता है? प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, किसका? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। शुरुआत के 2 वर्ण अघोष, बाद के 3 वर्ण सघोष। ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सघोष कहलाते हैं।
क्लियर। प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण मैंने आपको बताया, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण। देखिए अल्प प्राण जब भी होगी तो दूसरे और चौथे को वर्ण को छोड़ दीजिए, किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को छोड़ दीजिएगा, सारे के सारे अल्प प्राण हैं। जिसे बोलने में कम समय लगे, बहुत ही कम समय लगे, हमारे प्राण वायु कम लगे, वो अल्प प्राण व्यंजन है। शायद यहाँ होगा, देखिए जिन वर्णों का उच्चारण हमारी प्राण वायु की कम मात्रा लगती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और ये सामान्य रूप में दूसरे और चौथे वर्ण होते को छोड़ दीजिए, जितने वर्ण होंगे सब होंगे। अब जैसे आप मान लेते हैं कि चौ वर्ग बोलते हैं, चौ, छ, बोलिए छ, ज, उसके बाद बोलेंगे झ, तो झ में ज़्यादा लगेगा, चौ में कम लगेगा, छ में ज़्यादा लगेगा। तो दूसरा और चौथा को छोड़ के जितने भी वर्ण बनेंगे वो सारे के सारे अल्प प्राण होंगे, और दूसरा और चौथा ये महाप्राण होंगे, दूसरा और चौथा महाप्राण होंगे। इसे उष्म भी कहते हैं। देखिए इसे महाप्राण व्यंजन तो है ही, साथ ही साथ इसे हम उष्म सॉरी ये महाप्राण व्यंजन तो होते ही हैं, साथ ही साथ हम इसे उष्म व्यंजन भी कहते हैं। जो चौथा, दूसरा और चौथा वर्ण, और पीछे मैंने उष्म व्यंजन पढ़ाया जिससे श, ये सारे उष्म व्यंजन, तो इसमें हमारे क्या है, महाप्राण का प्रयोग होता है। और काकल्य का भी प्रयोग जब हम करते हैं, काकल्य व्यंजन का जब हम प्रयोग करते हैं तो भी हमें क्या देखने को मिलेगा, तो भी मुझे महाप्राण व्यंजन के रूप में ही उसे देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं प्रयत्न विधि के आधार पर स्पर्श। प्रयत्न विधि के आधार पर पहला स्पर्श, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकलते हुए हो, यानी कि जब हम बोल रहे हो, जब हम बोल रहे हैं और मेरे बॉडी के किसी भी जो उच्चारण ग्रंथियां हैं हमारे, इन उच्चारण ग्रंथियों में से हवा प्रवेश करे, उसे टच करे, जैसे कंठ हो, तालु हो, मुर्दा हो, दंत हो, औष्ठ हो, ये किसी को भी स्पर्श कर ले वो सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। इसकी संख्या कुल 25 है। कैसे, तो प, च, ट, त और प, क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग हैं, और 5 के पांचों के 5 श्रेणियां हैं, तो 25 बिल्कुल याद रखिएगा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के जितने हैं सर, जितने हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, 25 की संख्या है। और ये सारा कहलाएंगे हमारे स्पर्श। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकलते हुए किसी विशेष स्थान, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत या ओष्ठ को स्पर्श करे उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्लियर है बातें। आगे अंतःस्थ व्यंजन, ये वो व्यंजन है जिनका उच्चारण ना तो स्वर के भांति होगा और ना ही व्यंजन के भांति होगा, ना स्वर है ना व्यंजन है। इसकी संख्या 4 है, य है, र है, ल है और वो है। ये अंतःस्थ है। हमने आपको भी कहा था, थोड़ा देर पहले बताया था, जो अंदर से निकले, ठीक है, जो अंदर से निकले वो क्या है, अंतःस्थ है। क्लियर बात है। इसकी संख्या 4 है। जो अंदर से निकले, कंठ के नीचे से निकले वो अंतःस्थ है, य, र, ल, व। उसी प्रकार इन वर्ण का उष्म में भी वही है। इन वर्ण को उच्चारण करते समय प्राण वायु, जब हमारे प्राण वायु है मुंह से घर्षण करे, जैसे श, तालव्य श, दंत श, दंत श, ह, जब घर्षण करे तो वो उष्म, ज्यादा उष्मा निकले तो वो क्या है, उष्म व्यंजन। क्लियर है, श, 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 ह। क्लियर है बातें। तो उम्मीद करते हैं मित्रों कि आज हम लोगों की काफी हद तक चीजें हो गई। ठीक है, कल हम लोग पुनः मिलेंगे और कल हम लोग बात करेंगे भाषा पर। विराम चिन्ह हो गई, हिंदी वर्णमाला हो गया, अगला होगा हम लोगों का भाषा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भाषा को पढ़ के रखिएगा। कल की कक्षाओं में, कल इसी टाइम पे हम लोग जुड़ेंगे आपस में और पुनः हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो नमस्कार, शब्बा खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट हो तो हम लोग आएंगे AMA प्रोग्राम में संडे और मिल करके हम लोग आपस में बात करेंगे। यथाशीघ्र राज राठौर एजुकेशन की ऐप को डाउनलोड कीजिए। बाय बाय।